A very good morning to all of you students. Today we are going to understand national awakening and establishment of political organization in India. What is national awakening? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेशनल अवेकनिंग और इस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं, जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है 1857 में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी। 1857 में जब फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी तो उस समय जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके द्वारा हमारी स्ट्रगल क्या हो गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी, हम हार गए थे। ठीक है। द अवेकनिंग विच टूक प्लेस फॉलोइंग द फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप्ड अ प्योर नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग इंडियन। ये कैसी एक जो फ्रीडम थी, अवेकनिंग मतलब क्या था, सभी के अंदर एक ऐसी स्वतंत्रता की फीलिंग आई हुई थी कि हमको स्वतंत्र होना है, जिसके कारण हम स्वतंत्र हो पाए। एक ऐसी फीलिंग थी कि सभी एकजुट हो गए थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी स्टेट्स के हों, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी उस समय की। भैया कोई जातिवाद भी नहीं हो रहा था कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये जो देशभक्ति की फीलिंग थी ना, इतनी यूनिक फीलिंग थी, ये सभी के मन से ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन इवेंट्स होते हैं, उन सभी को ख़त्म कर दिया था। अब जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने क्या काम करना चालू किया, इंडियंस के अंदर यूनिटी आ गई। क्या आ गई? यूनिटी आ गई। जिसके अंदर नहीं थी उसके अंदर डेवलप करना चालू किया। यूनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड नेशनलिज्म चाहिए था भैया। कंट्री को फ्री करना था। कंट्री को कैसा करना था? इनको कंट्री को फ्री करना था। तो ये नेशनल अवेकनिंग के कुछ रीजन भी थे। नेशनल अवेकनिंग्स के कुछ रीजन भी हुआ करते थे। कैसे रीजन थे? सबसे पहला रीजन था पॉलिटिकल रीजन। क्या रीजन था पहला? पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। Even before the struggle of freedom of 1857, the East India Company had taken over the control of entire India with the approval of British government. After the events of 1857, the company rule in India ended and the nation was directly placed under the rule of British government. The British Parliament passed an ordinance in 1858 which aimed at many administrative changes in India, but it did not change the flight of India. 1857 की स्ट्रगल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका कंट्रोल पूरे इंडिया से ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है? उसके कंट्रोल को कौन कैप्चर करता है, कौन उसके ऊपर अपना दबदबा जमाता है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अपना दबदबा जमा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना कंट्रोल चालू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल भारत से ख़त्म कर दिया। करीबन 1858 की बात है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस में क्या था, इंडिया में जितने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हों उन सभी को एम किया गया। उन सभी को क्या किया गया? एम किया गया। उन सभी को लक्ष्य बनाया गया कि ये सारे चेंजेस हम ही करेंगे। और क्या काम किया गया? इंडियन की को चेंज नहीं किया गया। इंडिया को चेंज नहीं किया गया। इंडिया के केवल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए। मीन्स इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया कि इंडिया में शासन करना है, कैसे करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस चीज़ की डिस्कवरी की जाएगी, किस चीज़ का कंट्रोल किया जाएगा। ये सभी प्रोसेसेस किसके अंडर आने लगी? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आने लगी। अब हम खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। द डिस्पैच फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया बोर एन assurance for the people of India as well as for native rulers that the past mistake would not be repeated and there would be no discrimination against Indians. But these statements of assurance were never followed by the British government. जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने क्या किया, एक आदेश जारी किया। कैसा आदेश था कि इंडिया और जो वहाँ के रूलर्स हैं, इंडिया और जो वहाँ के रूलर्स हैं और जो ब्रिटिश हैं, इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा ऑर्डर तो उन्होंने पास कर दिया, बट
ये ऑर्डर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो क्वीन विक्टोरिया ने ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा था। किसके द्वारा नहीं किया जा रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री फॉर द सेक ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर एम्पायर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या काम करती थी? एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहती थी, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी कार्यपालिका चाहती थी कि जो एम्पायर है उनका वो एक यूनिटी रहे, उनमें क्या रहे? यूनिटी रहे। बट कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना ट्रेडिंग करना चाहती थी। इसीलिए उसने क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लिए थे और खुद राज करना चालू कर दिया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सबसे अच्छा काम क्या किया था? यूनिफॉर्म लॉज एंड जुडिशियल सिस्टम वर इस्टेब्लिश किया था। जो जुडिशियल, जो मतलब न्यायपालिका थी और नियम कानून थे, बहुत अच्छे नियम कानून और न्यायपालिका को इस्टेब्लिश किया था। इससे क्या हुआ था? इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही इंडियंस क्या हुए थे? अवेक हुए थे, जागरूक हुए थे, भैया ऐसा ऐसा काम भी हो सकता। और उन्होंने क्या जाना था? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जानी थी कि ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अपना ये एम्पायर खड़ी कर रही है। वो हमको इनकरेज नहीं कर रही है, वो अपने फ़ायदे के लिए सब काम कर रही है। इसी कारण से वो जो उसका स्टेप था, यूनिफॉर्म लॉज वगैरह इस्टेब्लिश किए उसने, जुडिशरी इस्टेब्लिश की, इससे क्या हुआ? सभी को अपने अधिकारों के बारे में पता चला। जब सभी को अपने अधिकारों के बारे में पता चला तो लोग क्या करने लगे? अब फ्रीडम के लिए एक हो गए, स्वतंत्रता के लिए सभी लोग एक हो जाते हैं। जो दूसरा रीजन है अवेकनिंग का, जो दूसरा रीजन था वो क्या था? रिलीजियस एंड सोशल रिसर्जेंस, मतलब धार्मिक से रिलेटेड है। अब ये धार्मिक क्या, धार्मिक से कैसे था? द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग। जो रिलीजन था, जो रीजन, ये जो धर्म था, इसने भी अपना थोड़ा सा नेशनलिस्टिक फीलिंग में अपना योगदान दिया। कैसे योगदान दिया? द लीडर हु पायोनियर्ड दीज मूवमेंट्स, जो लीडर इन मूवमेंट्स को क्या करते थे? चलाते थे, या जो लीडरशिप करते थे इन मूवमेंट्स का, बिकेम द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग। ये कैसे लीडर बन गए? एक बहुत पॉलिटिकल अवेकनिंग का क्या बन गया? एक प्रोमिनेंट लीडर, मतलब नज़र में आ गए थे सभी के। ये लीडर कैसे थे? नज़र में आ गए थे और लोग इनको क्या कर रहे थे? सही जानते थे कि ये हमारे हित का काम कर रहे थे और लोग इनको सपोर्ट भी करते थे। अब ये मूवमेंट्स जो था ये इंडियन कल्चर से रिलेटेड था। कैसे था? इंडियन कल्चर से रिलेटेड था। अब ये सोशल रिफॉर्म किस किस ने किया था? सोशल रिफॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे से जानते भी होंगे। जो सती प्रथा थी उस प्रथा को ख़त्म किया गया, सोशल रिवॉक अवेकनिंग था। ये सारी प्रोसेस ख़त्म की गई। भाई किसी के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो उस महिला को उस हस्बैंड के दाह संस्कार के साथ, मीन्स अंतिम संस्कार के साथ उसको भी जला दिया जाता था। ये सारी जो सोशल रिफॉर्म्स थी इसको ख़त्म किया गया। तो जो ये सब काम हुए तो किस किस ने किया? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, मिसेस अन्नी बेज़ंत। kindled the feelings of pride about self religion, homeland and self governance। इन्होंने क्या किया? अपने प्राइड के लिए, अपने प्राइड के लिए, मीन्स अपने का मतलब उन्होंने अपने खुद के लिए बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी इंसानों से मतलब हो रही। तो जो सभी इंसानों के अंदर कैसी फीलिंग उन्होंने डाली? आत्मविश्वास की फीलिंग डाली। कैसी फीलिंग दी? कि अपने धर्म पे गर्व करो। कैसी फीलिंग डाली? अपने धर्म पे गर्व करो, अपने होमलैंड पे गर्व करो, खुद पे अपना कंट्रोल रखो, आपके ऊपर और किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ऐसी फीलिंग उन्होंने डाली। 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो जो 19th सेंचुरी में जो मूवमेंट्स हुए थे
उसमें भी नेशनलिटिक फीलिंग्स उनमें अंदर लाई गई थी। कैसे? स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, सच मूवमेंट्स टू विच द नेशन ओन्ड इट्स अवेकनिंग। आप लोगों ने आर्य समाज के बारे में सुना है? आर्य समाज की जो लीडर हुआ करते थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन सुना है आपने? स्वामी रामकृष्ण मिशन में किसी कॉलेज का नाम हो, स्कूल का नाम हो, ऐसा ही लिखा होता है, स्वामी रामकृष्ण मिशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रामकृष्ण मिशन था वो स्वामी विवेकानंद का था। किसका था? स्वामी विवेकानंद का। ऐसे कई सारे मूवमेंट थे। मुस्लिम ने भी ऐसे मूवमेंट्स किए थे अलीगढ़ में, देवबंद में। सिख्स ने भी ऐसे मूवमेंट किए थे। सिख ने सिंह सभा, गुरुद्वारा, यहाँ पे अपने ऐसे किए थे। जो थियोसॉफिकल, यहाँ पे थियोसॉफिकल का मतलब क्या होगा? फिलॉसफिकल। जो सोसाइटी थी वो अपने धर्म, अपने रिलीजन के बारे में जागरूक हुई थी। तो इस प्रकार से रिलीजन और सोशल रिफॉर्म भी हुए थे। ये भी एक रीजन था नेशनल अवेकनिंग का। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स। भैया वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन और थिंकर्स का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा था। कैसा इम्पैक्ट था वो? विद द इंटेंशन ऑफ अपरूटिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग फ्रॉम द इंडियन हार्ट, लॉर्ड मैकेले इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। जो लॉर्ड मैकेले था उन्होंने क्या किया? इंडिया की जो नेशनलिस्ट फीलिंग को जब देखा उन्होंने क्या किया? एक एजुकेशन सिस्टम लाया। क्या लाया उन्होंने? एक एजुकेशन सिस्टम। अब उनका जो ये एजुकेशन सिस्टम लाने का मेन मोटिव क्या था? वो अपने वेस्टर्न एजुकेशन को, मीन्स इंग्लिश में तो जो एजुकेशन होती थी उसको हमारे यहाँ फैलाना चाहते थे। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट था। इसमें क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कुछ लाभ था। बट ऑन द कंट्रेरी द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंस्पायर्ड इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ फॉरेन रूल। अब ये जो इंग्लिश एजुकेशन थी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लाई थी इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन ये इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, इस एजुकेशन ने क्या किया? इंडियंस को जागरूक किया। किसके बारे में जागरूक किया? इंडियंस को सोशलिज्म के बारे में जागरूक किया और दूसरों के फॉरेन रूल्स के बारे में भी जागरूक किया। जो दूसरों के रूल थे उसमें ब्रिटिशर्स के जो रूल हुआ करते थे उसके बारे में भी जागरूक किया। देश विदेश के बारे में भी जागरूक किया। विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडियंस बिकेम एक्वेंटेड विद द वेस्टर्न लिटरेचर, थिंकिंग एंड फिलॉसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो जाता है तो ये क्या करते हैं? वेस्टर्न लिटरेचर पे भी अपना हाथ जमाते हैं। कौन? इंडियंस। थिंकिंग और फिलॉसफी में भी जाते हैं, फिलॉसफर भी बनते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी एंट्री हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझने लगते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्पररी यूरोपियन मूवमेंट्स। अब जो यूरोपियन कंटेम्पररी मूवमेंट्स थे ये क्या थे? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो टुक प्लेस। जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर क्या होता है? इस्टेब्लिश होता जाता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। कहाँ पे? इंडिया में। एज अ रिजल्ट इंडियंस बिकेम इनटू कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब जो इसका रिजल्ट आता है, जब इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो जाता है तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे भी इंडिया क्या होता है? अब कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाता है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब क्या है? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, मीन्स जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जितनी यूरोपियन कंट्रीज थी उन सभी से अब इंडिया क्या होता है? थोड़ा सा लिंक करने लगता है, उन सभी के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में आ जाता है। जब कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? अपनी मदरलैंड की फ्रीडम के लिए जागरूक होता है। आप लोगों ने पढ़ा है जर्मनी में फ्रीडम स्ट्रगल, इटली में फ्रीडम स्ट्रगल,
तो इन सभी की फ्रीडम स्ट्रगल्स को देखते हुए इंडिया भी फ्रीडम के लिए जागरूक होता है। फिर इसके बाद जो फिफ्थ रीजन था वो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था और ट्रांसपोर्ट इसमें डेवलपमेंट हुए, तो मीन्स कैसे हुए, रोडेड बनी, ब्रिज बने, पोस्टल सर्विसेज चालू हुई, टेलीग्राम चालू हुए, रेल्स चालू हुई। इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट ईजिली करने लगे। एक दूसरे से लोग क्या करने लगे, ईजिली कांटेक्ट करने लगे। जब ईजिली कांटेक्ट करने लगे तो जो उनके मूवमेंट्स थे, जो उनकी सर्विसेज थी, गुड्स थी, वो सभी चीज़ें क्या होने लगी, अब ईजियर वे में ट्रांसपोर्ट होने लगी, ईजियर वे में ट्रांसपोर्ट होने लगे। इससे क्या हुआ, जो आइडिया था, कम्युनिकेशन का आइडिया था इस्टेब्लिशमेंट का, इसने क्या किया, पूरे देश को एक बना के रख दिया, पूरे देश को एक बना दिया। मीन्स अब कोई कहीं से कहीं भी पहुंच जाता था, कोई कहीं से कहीं भी पहुंच जाता था। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी तो वो इन्फॉर्मेशन भी आदमी दे पाता था। इससे क्या हुआ, सभी लोग के अंदर एक यूनिटी हो गई। कैसी यूनिटी हो गई भाई, किसी को किसी से कांटेक्ट करना था तो वो इजीली कांटेक्ट अब कर पाते थे। किसी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना था तो सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाते थे। दूसरा क्या था, जो एंशिएंट इंडियन कल्चर था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एंशिएंट इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट अब क्या पड़ता है। इन द 19th century देयर वॉज अ सर्च फॉर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। 19th century में इंडियन, जो पुरानी इंडियन लिटरेचर थी उसकी सर्च की जाती, विद द हेल्प ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स। अब कौन कौन सर्च करता है, इंडियन भी करते हैं और वेस्टर्न भी करते हैं, दोनों करते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स वर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत। जो संस्कृत में पहले बुकें लिखी जाती थीं वो सारी बुकें किस में ट्रांसलेट कर दी गई, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर गई। सारी नहीं बोल सकते बट बहुत सारी बुकें, सभी बुकें तो नहीं बोल सकते बट बहुत सारी बुकें ट्रांसलेट कर दी गई। द स्कॉलर्स लाइक, कौन कौन थे वहाँ पे जो ये काम करते थे, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडाकर, राजेंद्र लाल मित्र, महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी। किसमें, इंडियन कल्चर और लिटरेचर में। इन्होंने क्या किया, इंडियन कल्चर और लिटरेचर्स में बहुत सारी बुक्स लिखी। ये जो इनकी लिखावट थी, इनकी जो बुकें थी, इन्होंने लोगों के माइंड सेट को क्या किया, चेंज किया। और थोड़ा सा कैसा माइंड सेट बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी के अंदर जगाया। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर ये भी फ्रीडम के लिए, स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या बना, एक रीजन बना। इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। इंडियन न्यूज़पेपर और लिटरेचर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। न्यूज़पेपर्स एंड इंडियन लिटरेचर्स कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन द नेशनल अवेकनिंग। जो न्यूज़पेपर था और इंडियन लिटरेचर था, ये क्या हुआ, बहुत बड़ी डील की इसने। डील का मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया, एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया। कैसे दिया, थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। द राइटिंग्स ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, D.L. रॉय एंड रविंद्रनाथ ठाकुर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल अवेकनिंग। इन लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल थे नेशनल अवेकनिंग में। इन्हों कैसे थे, आनंद मैथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, वंदे मातरम सॉन्ग दिया, बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द यंगस्टर ऑफ द कंट्री। क्या हुआ, ये जो कंट्री के यंगस्टर थे उनको क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सोर्स बना। कैसा सोर्स बना, इंस्पायरेशन सोर्स बना, इंस्पायर करने के लिए एक सोर्स बना। लोग इंस्पायर हुए इससे, वंदे मातरम से। आज भी अगर हम वंदे मातरम को मन से सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नई क्या आती है, एनर्जी आती है। आनंद मैथ ने क्या किया, जो ब्रिटिश रूल थे उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शॉर्टकमिंग्स थी, जो उसके रिजल्ट निकलता था, उसको एक्सप्लेन किया। आनंद मैथ ने क्या काम किया, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शॉर्टकमिंग्स थी किसकी, ब्रिटिश रूल की, उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। इससे क्या हुआ, लोगों को ब्रिटिश रूल के बारे में जागरूकता हुई।
द प्ले ड्रामा किया गया, प्ले मतलब यहाँ पे क्या है, ड्रामा से है। द प्ले नील दर्पण, नील दर्पण नाम का एक प्ले किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया। इसने क्या किया, जो सफरिंग मेटेड था, जो लेबर सफ़र कर रहे थे इंडिगो फॉर्म्स में, उन सभी के बारे में बताया गया। लोगों को इसके भी जानकारी हुई कि लोग ऐसा ऐसा सफ़र कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स या नेशनलिस्टिक लिटरेचर्स लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई, बुक्स लिखी गई। एनालिटिक रिव्यू ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज बीइंग प्रिंटेड इन इंडियन न्यूज़पेपर्स। जो इंडियन न्यूज़पेपर था उसमें जो ब्रिटिश रूल थे उसको एनालाइज किया गया। ब्रिटिश रूल क्या किया गया, उसको एनालाइज किया गया, उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले गए, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, ये इम्पैक्ट्स निकाले गए और उसको कहाँ पे प्रिंट किया गया, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किया गया, ताकि लोगों तक वो जानकारी पहुँच सके। कौन कौन से उस समय न्यूज़पेपर आते थे, संवाद, कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पैट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन और भी कई सारे। इन्होंने नेशनल अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके बाद आता है क्या, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसका भी कुछ नेशनल अवेकनिंग में रीजन बनता है। कैसे रीजन बनता है, जो इकोनॉमिक डिस्प्लॉयटेशन था, एक्सप्लॉयटेशन था, उससे क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन होता है। लोगों को क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। मीन्स डिससेटिस्फैक्शन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जब सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते हैं। कहाँ पे, इंग्लैंड में, इंडियन कॉटेज में। तो जब ये रेवोल्यूशंस होते हैं, इससे क्या होता है, जो गुड्स थे इंडिया से, हैवी टैक्स लगता था जिसमें एक्सपोर्ट में, जो इंडिया के गुड्स थे उनमें क्या किया जाता था, हैवी टैक्स लगता था। कब, जब फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इंपोर्ट करने में क्या होता था, टैक्स फ्री था। इंग्लैंड से इंपोर्ट करना टैक्स फ्री था। इंग्लैंड से इंपोर्ट करते थे फ्री में और इंडिया में बेचते थे। बट इंडिया से कोई भी माल ले जाना है बाहर तो उसमें हैवी टैक्स लगता था। तो ये एक रीजन बना जो एक स्ट्रगल को देता है। कैसी स्ट्रगल को जन्म देता है, स्ट्रगल अगेंस्ट द इकोनॉमिक स्लेवरी। कैसी स्ट्रगल को जन्म देता है, स्ट्रगल अगेंस्ट द इकोनॉमिक स्लेवरी। फिर इसके बाद जो एक और रीजन बचता है आपका, क्या था, द पॉलिसी ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी। कैसी डिस्क्रिमिनेशन थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडियंस के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब ब्रिटिश इंडियन को डिस्क्रिमिनेट करते थे। जब वो डिस्क्रिमिनेट करते थे तो इंडियंस क्या काम करते थे, अब इंडियंस की तरफ कैसे देखा जाता था, पुअरेस्ट की तरह देखा जाता था, मजदूरों की तरह देखा जाता था। जो टैलेंटेड और एजुकेटेड इंडियन थे, जो हायर गवर्नमेंट में हायर रैंक्स में रह सकते थे, उसको ऑक्युपाई कर सकते थे, पा सकते थे, उनको वो पोस्ट भी नहीं दी जाती थी। इससे क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स को डिनाइड करते थे। वो लोग क्या करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होते थे जो गवर्नमेंट जॉब्स को डिनाइड करते थे, मना कर देते थे। जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी का ये डिस्क्रिमिनेशन शो होता था। इससे क्या होता था, ब्रिटिश पॉलिसी का डिस्क्रिमिनेशन शो होता था। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को रीजन समझ में आए होंगे कि आखिर क्या रीजन्स हैं।